हाँ, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ, देखो हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। तो बेसिकली ये चार ही मेजर है। इक्विटी डेरिवेटिव जो स्टार्टिंग में ही बताए हैं, इंटरेस्ट रेट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब मन के अंदर समझ लो कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट, कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट, और ये सब ऐसे ही है, थ्योरी आया तो लिखने के लिए है, एमसीक्यू आया तो, अदरवाइज सम्स इस पे नहीं है। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसमें चार टाइप का ही मेजर सम्स मिलेगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको पार्ट बाय पार्ट समझेंगे क्योंकि एक साथ सब कुछ बहुत मिक्स हो जाएगा माइंड में। तो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखो बेसिकली फॉरवर्ड एंड फ्यूचर को हम सेपरेटली क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, एक साथ ही क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इसका प्रैक्टिकल में कोई डिफरेंस नहीं है और थ्योरेटिकली भी बेसिकली कोई खास डिफरेंस नहीं है। इन दोनों को सेम ही समझो। पर अभी हम लोग बहुत सारे डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, कमोडिटी, इंटरेस्ट रेट, करेंसी। बट अभी के लिए सिर्फ समझ के रखो, हम लोग शेयर्स को पढ़ रहे हैं। तो माइंड से सारा डेरिवेटिव्स हटा दो, सिर्फ शेयर्स को माइंड में फिट करो, दैट इज इक्विटी शेयर्स। तो अभी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर हम साथ में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर जो कि इक्विटी है, आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन विच अंडरलाइंग एसेट इज इक्विटी। यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट हम लोग का सिर्फ इक्विटी है, जिसमें शेयर्स भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है, पर अभी अंडरलाइंग एसेट सिर्फ इक्विटी है और कुछ नहीं। फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ क्या डिफरेंस है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर होता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। अभी ओवर द काउंटर क्या होता है? जो मेरे एग्जाम्पल में हम बोले थे कि दो लोग एक टेबल पे बैठे हैं, फ्रेंड है, बात करते करते गोल्ड के बारे में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ओवर द काउंटर क्या होता है? हम दोनों बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, और बात करते करते हम लोग एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए। कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं है, हम और तुम हैं, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दिस इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ नहीं हो सकता, बीच में स्टॉक एक्सचेंज भी होता है। तो मतलब हम और तुम ऐसे ही बैठकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर लेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, हम दोनों अकेले ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये थ्योरेटिकल डिफरेंस है जो याद रखना है, सम्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? अब ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम तुमसे फीस लिए हैं तो मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो मेरे को रिफंड करना पड़ेगा। तो ये मेरा ऑब्लिगेशन है, फीस लेने के बाद मेरा ऑब्लिगेशन है कि आई हैव टू टीच। इफ आई विल नॉट टीच आई हैव टू रिफंड द मनी। तो ऑब्लिगेशन है, करना पड़ेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है दोनों पार्टी के ऊपर, सिर्फ सेलर या बायर के ऊपर नहीं, दोनों पार्टी के ऊपर। अब तुम्हारे ऊपर भी है, अगर हम पढ़ाए हैं तो फीस देना पड़ेगा। दैट इज ईच पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू फुलफिल देयर प्रॉमिस। दोनों पार्टी को अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा, प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा, इन एनी केस दे हैव नो चॉइस। तो प्राइसिंग कैसे है, प्राइसिंग क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, अभी तो हम लोग ऐसे ही बैठकर प्राइस निकाल लिए थे, गोल्ड का 80,000 पे हम लोग शर्त लगा लिए थे कि फ्यूचर में जो भी प्राइस हो, 82,000 हो चाहे 75,000 हो, तुम मेरे को सामान 80,000 में बेचोगी। बट ये जो प्राइस है ये तो हम लोग ऐसे ही निकाल लिए थे ना, ये तो कोई रियल वैल्यू नहीं है। ये तो डिस्कशन कर रहे थे, डिस्कशन करते करते वैल्यू निकाल लिए और शर्त लगा लिए, बेटिंग लगा ली, और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए। बट उसका फेयर वैल्यू क्या, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है? उसी को कहते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल मतलब कोई भी चीज का कॉस्ट, मतलब अगर इसको मॉडल से समझे, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल मतलब इसको एक मॉडल से अगर हम लोग समझे, प्रॉपर फॉर्मूला से इसको समझना होगा। तो जो हम लोग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो एक रैंडम प्राइस के ऊपर कर लिए हैं, ऐसे ही अपने मर्जी से। उसका कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, पर उसको, उसका फेयर वैल्यू निकालना मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला चाहिए। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट से निकाले तो ये फॉर्मूला है,
अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से निकाले तो ये फॉर्मूला है। अभी एफ का मतलब है फ्यूचर प्राइस, हम लोग क्या निकाल रहे थे, उसका फ्यूचर प्राइस निकाल रहे थे। एक जन बोल रहे थे 82,000 होगा, एक जन बोल रहा था 75,000, पर ये तो ऐसे ही बोल दिया था। उसको एग्जैक्ट निकालना है तो फ्यूचर प्राइस यहां से कैलकुलेट। ये एस क्या है? एस है करंट स्पॉट प्राइस। अभी कितना है गोल्ड का दाम, अभी स्पॉट, अभी के अभी 80,000 था, मेरे एग्जाम्पल में 80,000 था, तो वो मेरा स्पॉट प्राइस। उसी को वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स कहते हैं, वही तो वैल्यू था गोल्ड। और उसी को इंडेक्स कहते हैं। आर क्या है? इंटरेस्ट रेट पर annum। ठीक।
तो ये सब बेसिकली फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है। ये क्या है? इफ डिविडेंड इनकम ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स, मतलब जो इंडेक्स इज गिवन इन क्वेश्चन इज फिक्स्ड, हम लोग का डिविडेंड इनकम फिक्स रहता है। फिक्स रहता है इसका क्या मतलब है? अगर हम लोगों का फेस वैल्यू डिविडेंड हम लोग को पता होना चाहिए, डिविडेंड हम लोग फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो अगर फेस वैल्यू हम लोगों का 10 रुपीज है और डिविडेंड रेट हम लोग का 10% है, तो हम लोग का डिविडेंड कितना होगा? 1 रुपया। तो ये याद रखना है, डिविडेंड रेट हमेशा हम लोग फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करते हैं और फेस वैल्यू हमेशा सब में गिवन मिलेगा। देन डिडक्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड अमाउंट फ्रॉम स्पॉट प्राइस इन अबव फॉर्मूला। ये हम लोग करके देखेंगे जब प्रैक्टिकल सम्स में आएंगे तब, अभी फिलहाल ये सब याद रखना है। अब ये क्या बात है, हम लोग तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग टेबल पे एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे। तो हम बोले थे, एक रैंडम हम लोग बोले थे, हम बोले थे गोल्ड का प्राइस 75,000 हो जाएगा, तुम बोली थी गोल्ड का प्राइस 82,000 हो जाएगा। बट बेसिकली अभी हम लोग को एक्चुअली नहीं, ये तो हम लोग रैंडम बताए थे। फेयर वैल्यू जब निकाले ऊपर के फॉर्मूला से तो हम लोगों का आया कि शेयर का वैल्यू हो जाएगा 85,000। ये हम लोग का फेयर वैल्यू है। ये हम लोगों ने निकाला है कि हो, ये रैंडम नहीं निकाला है हम लोगों ने, ये हम लोगों ने फॉर्मूला से निकाला है कि फेयर वैल्यू होगा 85,000। बट अभी एक्चुअली कुछ भी हो सकता है 3 महीने के बाद। तो एक्चुअल कोटेड प्राइस फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है रियल में वो 86,000 हो। एक्चुअली 3 महीने बाद रियल में ट्रेडिंग प्राइस आए, कोटेड प्राइस आए 86,000। बट हम लोगों ने फेयर वैल्यू कितना निकाला था? 85,000। तो फेयर वैल्यू एक्चुअल कोटेड प्राइस से डिफरेंट होता है।
तो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन। ये कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन क्या है, एक मार्केट का सिचुएशन है, इसमें हम लोग को बेसिस निकालना रहता है। बेसिस कैसे निकालेंगे, जो स्पॉट प्राइस दिया है उसको फ्यूचर प्राइस से माइनस करेंगे। अभी फ्यूचर प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं, पीछे फॉर्मूला दिए हैं, उससे हम लोग फ्यूचर प्राइस निकाल लेते हैं। स्पॉट प्राइस तो सब में गिवन होता है, तो फ्यूचर प्राइस हम लोग फॉर्मूला से निकाल लेंगे। स्पॉट प्राइस सब में गिवन होता है, दोनों को माइनस करेंगे, बेसिस आ जाए। अब बेसिस अगर पॉजिटिव आया है तो बोलते हैं बैकवर्डेशन मार्केट है। अगर बेसिस हम लोग का नेगेटिव आया है तो कॉन्टेंगो मार्केट है। अभी इसका कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव बेसिस और नेगेटिव बेसिस नहीं बोला जाता है, यहाँ पे बैकवर्डेशन और कॉन्टेंगो बोला जाता है। अगर कोई कॉन्टेंगो बोल रहा है मतलब बेसिस नेगेटिव है, अगर कोई बैकवर्डेशन बोल रहा है तो बेसिस पॉजिटिव है। बेसिस क्या है, स्पॉट माइनस फ्यूचर प्राइस। तो बस ये एक टर्म है जो अपने को याद रखना है, अगर कुछ पूछ लेता है कॉन्टेंगो क्या है, बैकवर्डेशन क्या है, एमसीक्यू में या कहीं पर कैसे भी, तो अपने को समझ के रखना है। अभी इससे एक सम्स है, जो फॉर्मूला ये सब सब दिए हैं उसी से। तो 3 मंथ्स का हम लोग एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में घुसे हैं, उसका स्पॉट प्राइस दिया हुआ है 200 रुपीज, फेस वैल्यू दिया हुआ है शेयर्स का 10 रुपये, और ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट है 10%। हम लोग को फेयर प्राइस कैलकुलेट करने बोला है, जो थियोटिकल प्राइस था पीछे। तो 3 केस है, अगर कोई डिविडेंड नहीं है तो हम लोग का, अच्छा तो कंटिन्यूअस में बेसिकली हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में हम लोग का फॉर्मूला ये था, एस इंटू ई आर टी। तो हम यही फॉर्मूला लिख रहे हैं, एफ इक्वल टू एस इंटू ई आर टी। अभी एस क्या था हम लोग का, स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस सब में गिवन है 200, तो यहाँ लिखा है 200। ई के ऊपर आर कितना दिया है हम लोगों को, आर दिया है हम लोग को 10%, तो 0.10 इंटू टी हम लोगों को कितना दे रखा है, टाइम, टाइम हम लोग को दिया है 3 मंथ्स, तो यहाँ पे 3/12 लेंगे, क्योंकि टी का मतलब होता है 1 साल, यहाँ पे मंथ में दिया है इसलिए 3/12। तो ई को कैलकुलेट करके सही से लिखेंगे, तो कितना आएगा ई, 3 इंटू 0.1/12, तो आएगा 0.025। इसका हम लोगों को वैल्यू दे रखा है ये, तो 200 इंटू 1.0253, तो आ जाएगा हम लोग का 205.06 रुपीज। ये है हम लोगों का फेयर वैल्यू। अगर डिविडेंड नहीं है तो डिविडेंड का कोई काम भी नहीं किए, हम सिंपल सम किए, ये रोमन 1 कोई डिविडेंड नहीं। अभी रोमन 2 हम लोगों का डिविडेंड इनकम है, तो पहले डिविडेंड इनकम निकाल लो। डिविडेंड इनकम कितना है, 25%, ये हम बोल दिए हैं फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना है, जो कि है 10। तो 2.5 रुपीज है हम लोगों का डिविडेंड वैल्यू। अभी हम लोग को क्या, जब भी डिविडेंड इनकम देगा हम लोग पहले निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम, जो कि हम थ्योरी में लिखे हैं, पहले निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम। ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्या फॉर्मूला दिए हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में डिविडेंड इनकम को ई आर टी से डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ने, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में डिविडेंड इनकम को ई आर टी से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का ये है डिविडेंड इनकम, ई आर टी हम लोगों का कितना है, ये 1 अच्छा नहीं, यहाँ पे 2 मंथ्स दिया है तो ई आर टी अलग निकलेगा, ई आर तो हम लोग का इतना है, टी हम लोग का 2/12 है, यहाँ पे चेंज कर दिया है, 2 मंथ्स दिया है, तो 2/12, तो ये वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब सॉल्व करो, ई 0.1 इंटू 2/12, तो आएगा 0.0167, ये आया है। अभी ये वैल्यू है, अभी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं आया है, ये इररेलीवेंट है। क्यों इररेलीवेंट है, मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अगर कोई भी चीज नीचे है, मतलब अगर मैथ्स वाइज जाए, तो अगर कोई भी चीज हम लोगों का E-2 है तो इसको हम लोग 1E/2 लिखते हैं।
जब ये नीचे आ जाता है बाई में तो इसका माइनस हट जाता है। अब इसको फिर से हम लोग को ऊपर ले जाना है तो ये ऐसे माइनस में आ जाएगा। ये चीज तुमको क्लियर है? हाँ दीदी। ठीक है। तो अभी हम लोग को इसी का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब हम लोग इसको 2.5 इंटू ई। अब ये अगर ऊपर हम लोग यहाँ लिख रहे हैं तो ये -0.0167 लिखेंगे। ये नीचे गया था तो पॉजिटिव हो गया था, बगल में आएगा तो इंटू हो जाएगा। अभी 2.5 तो सीधे डिवाइड में इस वैल्यू को नहीं पुट करेंगे, आंसर गलत आ जाएगा, इसको ऊपर इंटू में लाकर पुट करेंगे। तो ये यहाँ आएगा 9834। तो 2.5 इंटू 0.98344, तो आ जाएगा हम लोग का वैल्यू 2.46 रुपीज। 4586 है, हम उसको 46 लिखे। तो ये हम लोग का अभी प्रेजेंट वैल्यू आया, फ्यूचर प्राइस नहीं आया। अभी हम लोग का फ्यूचर प्राइस नहीं निकला था, फ्यूचर प्राइस निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हम लोगों का हम क्या बताए थे यहाँ पे कि इफ डिविडेंड इनकम ऑन अंडरलाइंग शेयर अगर है तो डिविडेंड रेट, ठीक है, देन डिडक्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड अमाउंट फ्रॉम स्पॉट प्राइस। तो एस से हम लोगों को ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड अमाउंट को डिडक्ट करना है, माइनस करना है स्पॉट प्राइस से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम। हम लोग को जो प्रेजेंट ऐसे एस के साथ सिर्फ इंटू था, एस इंटू ई आर टी था। अगर प्रेजेंट वैल्यू है तो एस से पहले ये माइनस होगा, उसके बाद यहाँ पे ई आर टी आएगा। जो फॉर्मूला था वही रहेगा, सिर्फ ये माइनस हो जाएगा, ये नहीं है तो नहीं है। तो ये है 200, ये आया था 2.46। और ई आर टी हम लोगों का कितना था? अच्छा, ई आर टी हम लोगों का क्या रहेगा? वही 3 मंथ्स वाला ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। 2 मंथ्स वाला जो चीज अप्लाई हुआ था, यहाँ जो 2 मंथ्स था, ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए था, ये डिविडेंड के लिए सिर्फ 2 मंथ्स दिया था, कॉन्ट्रैक्ट हमारा 3 मंथ्स का ही है। तो यहाँ आरटी में हम लोग 0.10 और ये 3/12 ही लेंगे, ये 2 नहीं लेंगे क्योंकि डिविडेंड के लिए 2 मंथ्स दिया था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपना 3 मंथ्स का ही है, हम लोग फ्यूचर का प्राइस निकाल रहे हैं तो 3 ही लेंगे। तो सॉल्व कर लो। और इसका क्या हम लोग का था, जो हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए थे, ई 0.025 था, 3 लेके, तो 197.54। और इसका वैल्यू हम लोग को गिवन था 1.0253। तो ये भी हम लोग का आ गया। अगर अभी हम लोग थर्ड करें, थर्ड में हम लोग को फिर से फ्यूचर प्राइस निकालना है। पर थर्ड में हम लोग को दिया था एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड इज 6% पर एनम। एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली एफ निकालेंगे जो कि है 200 स्पॉट प्राइस इंटू ई आर टी था। तो आर क्या है? 0.10 माइनस जो डिविडेंड इल्ड वाला चीज है वो इससे माइनस हो जाएगा। याद रखना है डिविडेंड इल्ड मतलब हम लोग 10% इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं, जिसमें 6% हम लोग अर्न कर ले रहे हैं। तो नेट हम लोग के पॉकेट से 4% ही रेट जा रहा है, इंटू 3 महीने का है तो 3/12, बस। तो डिविडेंड इल्ड दिया है तो इससे माइनस होगा। 3 टाइप का सम इससे पूछता है, हम लोग तीनों कर लिए। बस इसको सॉल्व कर लो। 200 इंटू ई टू द पावर 0.04 इंटू 3/12। तो 0.01, तो 200 इंटू 1.01005, तो 202.01 रुपीज।